मैं एक ओशनोग्राफर हूँ। मेरा नाम विल है। अभी हाल ही में मैंने मरीन बायोलॉजी में ग्रेजुएशन पूरा किया था और अपने करियर की शुरुआत करने की तलाश में था। मुझे हमेशा लगता था कि सिर्फ एक ही अंडर वाटर रिसर्च लैब है, फ्लोरिडा के पास, एक्वेरियस रीफ बेस। लेकिन अब मैं दुनिया के दूसरी तरफ एक और सी लैब में काम करने के लिए एप्लीकेशन भर रहा था। मुझे लगा शायद मुझे ही पहले इसके बारे में पता नहीं था और मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। ज्यादा समय नहीं बीता कि उनका जवाब भी आ गया। एक जर्मन लहजे वाला आदमी मुझसे मेरी पढ़ाई और बाकी सामान्य इंटरव्यू वाली बातें कर रहा था, लेकिन बातचीत के आखिर में चीजें थोड़ी अजीब होने लगी। क्या तुम्हें किसी समुद्री जीव से डर तो नहीं लगता, जैसे शार्क से? यह सवाल उस इंटरव्यूअर बर्ट्रम ने पूछा था। मैंने कहा, मुझे समुद्री शिकारी जीवों से सामान्य सा डर है, लेकिन मुझे उनके साथ तैरने में कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर वो इंसानों में दिलचस्पी नहीं लेते। वो बोला, बहुत अच्छे। इस काम में तुम्हें गहरे पानी में डाइविंग करनी पड़ेगी और कई लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं रहते। मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि मुझे वो नौकरी मिल गई। मैंने फ्लाइट पकड़ी और जर्मनी के एक पोर्ट सिटी रॉस्टॉक पहुंच गया। वहीं से मुझे टीम से मिलना था और फिर समुद्र के नीचे अपने नए घर की ओर निकलना था। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे मैंने उन्हें ध्यान से पढ़ लिया था ताकि लैब के माहौल से परिचित हो सकूं, लेकिन मैंने नोटिस किया कि उसमें बाथरूम का जिक्र नहीं था। यह मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा शायद सब कुछ वहीं समुद्र में ही करना होगा। मैं बचपन से ही समुद्र में पेशाब करता आया हूं, लेकिन कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। यह सोचकर मुझे खुद पर हंसी आ गई कि मैं इतनी छोटी सी बात पर अटका हुआ हूं। जैसे ही मैं डॉक पर पहुंचा, वहां बर्ट्रम खड़ा था। मैंने उसे पहले वीडियो कॉल पर देखा था, लेकिन असलियत में वो काफी लंबा था। उसके पास एक और लंबा दुबला पतला आदमी खड़ा था। ये लो, बात करते करते शैतान सामने आ गया, बर्ट्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका लहजा सुनकर मैं भी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी अंग्रेजी बहुत साफ और अच्छी थी। वेल, यह है डेरेक, हमारे साथी। डेरेक भी काफी विनम्र लगा और उसकी अंग्रेजी भी बेहतरीन थी। हमारी टीम में फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश बोलने वाले हैं। हम ज्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपनी भाषा में भी बोलने लगते हैं। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, बर्ट्रम ने कहा। इस पर डेरेक ने जर्मन में कुछ बुदबुदाया और दोनों हंस पड़े। फिर हम एक जहाज पर सवार होकर पूरब की ओर निकल पड़े। करीब 1 घंटे बाद मैंने एक छोटा सा जहाज देखा। बर्ट्रम ने कहा, यह है हॉफनूंग, हमारा साधारण सा जहाज। वो जहाज छोटा और जंग खाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अच्छे दिन पीछे छूट गए हों। मुझे कुछ अजीब सा लगा, इतनी एडवांस अंडर वाटर फैसिलिटी और ये टूटा फूटा जहाज, ये मेल नहीं खाता था। फिर हमने डाइविंग की तैयारी शुरू की। बाल्टिक समुद्र गहराई के हिसाब से बहुत गहरा नहीं है, फिर भी मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि हमें 65 मीटर नीचे जाना है। अब तक मैं सबसे ज्यादा 30 मीटर ही गया था। 65 मीटर जाने का ख्याल मेरे मन की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। चिंता मत करो, यह एक तरफा सफर है, कोई खास खतरा नहीं है। डिकम्प्रेशन डिजीज का भी डर नहीं है। मुझे याद आया कि यह फैसिलिटी एम्बिएंट प्रेशर और मून पूल का इस्तेमाल करती है। पूरी फैसिलिटी प्रेशराइज थी, फिर भी यह गहराई इंसानों के लिए बहुत थी। 7 से 8 एटमॉस्फेयर्स के प्रेशर में कोई इंसान लंबे समय तक नहीं रह सकता। फैसिलिटी को 3 एटमॉस्फेयर्स तक प्रेशराइज किया गया था। इससे रिसर्चर्स को बार बार ऊपर नीचे आने जाने में समय नहीं गंवाना पड़ता था, और यही वजह थी कि वो जगह समुद्र तल की स्टडी के लिए बहुत काम की थी। हम सब ने सुना है कि इंसान को अपने समुद्रों के बारे में अंतरिक्ष से भी कम जानकारी है। यही बात मुझे हमेशा समुद्र के प्रति आकर्षित करती थी। हमारी शुरुआत सामान्य रही। जैसे जैसे नीचे जाते गए, रोशनी कम होती गई और अंधेरा बढ़ता गया। जब हम 40 मीटर पर पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। वो एक अजीब, अलौकिक सा अनुभव था। मैं इससे पहले इतना गहरा कभी नहीं गया था। मेरे डाइविंग इंस्ट्रक्टर ने बताया था
कि इतनी गहराई में जाना खतरनाक हो सकता है। कई लोग एक तरह की ट्रांस में चले जाते हैं। हम और नीचे जा रहे थे कि अचानक एक इमारत नजर आई। वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी, कम से कम 3 मंजिल ऊंची थी। वो फैसिलिटी नहीं थी जिसका जिक्र मैंने डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा था, लेकिन फिर मुझे मून पूल दिखा। वो बड़ा अजीब था। समुद्र से निकलकर हम सीधे एक इंडोर पूल में पहुंच गए थे। हम सब कुछ देर वहां पानी में तैरते रहे। बर्ट्रम और डेरेक ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैंने भी मुस्कुरा दिया। वो पूरा अनुभव ही बहुत रोमांचक था। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी साई-फाई मूवी का हिस्सा हूं। जिस कमरे में हम थे वहां का प्रेशर बाकी फैसिलिटी से ज्यादा था। हमने अपना गियर उतारकर डिप्रेशराइजेशन चैम्बर की ओर रुख किया, लेकिन चलते चलते मैं एक ढीले पैनल से टकरा गया और उससे मेरी त्वचा हल्की सी छिल गई। बर्ट्रम बोला, माफ करना, मुझे तुम्हें पहले ही उस पैनल के बारे में बता देना चाहिए था। मैंने पूछा, जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए गए थे, ये फैसिलिटी तो उसमें बताए साइज से कहीं बड़ी लग रही है। बर्ट्रम बोला, हाँ, वो डॉक्यूमेंट पुराना हो गया है। कई जगहों पर फैसिलिटी को बढ़ा दिया गया है। हालांकि हम जैसे वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ यही छोटे क्वार्टर्स हैं। फिर वो और डेरेक दोनों हंस पड़े। मैंने कहा, मुझे लगा था कि यह फैसिलिटी पूरी तरह से वैज्ञानिकों के लिए है, क्योंकि नौकरी का आवेदन जर्मनी की प्रतिष्ठित संस्था जियोमार की वेबसाइट पर था। बर्ट्रम बोला, शुरुआत में तो ऐसा ही था, लेकिन फिर फंडिंग कम हो गई और हमें ये जगह छोड़नी पड़ती। लेकिन तभी हमें उस होल में और डिपॉजिट्स मिले। होल? कौन से होल? मैंने आश्चर्य से पूछा। फिर हम उस हैबिटेट में दाखिल हुए जिससे मैं मैनुअल पढ़कर परिचित था। वहां एक बंक हाउस, एक मैस हॉल और साइंस और स्टोरेज के लिए कुछ और कमरे थे। तो ये है नया लड़का, एक आवाज गूंजी और सामने से एक छोटे कद का आदमी आया जिसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसके अंदर एक अलग ही करिश्मा था। उसने मेरा हाथ इतनी ताकत से मिलाया कि मेरी बाह ढीली पड़ गई। वो बाकी सबसे थोड़ा उम्र दराज था। मेरा नाम है डग, मैं न्यू कैसल से हूं। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ और सबने किसी मजबूत चीज को पकड़ने की कोशिश की। सब ठीक है ना? एक चिंतित तेज आवाज फैसिलिटी के अंदर से सुनाई दी। चारों ओर झिलमिलाते बटन और लगातार चलते रीडआउट्स के बीच से एक फ्रेंच औरत धीरे धीरे दीवार से सटकर कमरे में दाखिल हुई। उसका नाम मैनन था। कुछ पल पहले हुए धमाके ने सबको डरा दिया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। वेलकम विल, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, उसने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। मैंने भी मुस्कुराते हुए हाय कहा। वो कैप और मोटे से कैमरून वाले कपड़े पहनी थी, फिर भी साफ दिख रहा था कि वो बहुत खूबसूरत थी। तभी डग की आवाज आई, ये लोग धमाके कर करके हमारी किस्मत को आजमा रहे हैं। देखना, एक दिन ये हम सबको मरवा देंगे। मैंने पूछा, ये धमाके क्यों हो रहे हैं? डग बोला, इस जगह को चलाए रखने के लिए हमारे पास फंडिंग नहीं थी, तो हमें मजबूरी में दूसरे लोगों को साथ जोड़ना पड़ा। तभी भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, यह बहुत गलत फैसला था। बर्ट्रम ने कहा, हाँ, लेकिन हमारे पास और चारा भी क्या था। बाकी दिन मैंने फैसिलिटी से परिचित होने में गुजारा। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैनुअल में लिखा था, सिवाय उस डरावने दिखने वाले एक दरवाजे के जो डिप्रेशराइजेशन चैम्बर के बाद था। वो नया था। पूरी जगह देखने में जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप जैसी लग रही थी, लेकिन वो दरवाजा उससे भी ज्यादा अजीब और मजबूत दिख रहा था। जब बर्ट्रम ने मुझे उस दरवाजे को देखते हुए नोटिस किया तो उसने कहा, शुरुआत में तो उस दरवाजे से लोग आते जाते रहते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपना सबमरीन डॉकिंग स्टेशन पूरा कर लिया है, महीनों से उस दरवाजे से कोई नहीं गुजरा। कभी कभी रेडियो पर उनसे किसी की बात हो जाती है, लेकिन अब उनका हमसे संपर्क धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अजीब तो लगता है, लेकिन हमें यहां से निकाले जाने से बेहतर तो यही है। ये लोग आखिर हैं कौन? पहले तो ये सब अंडर वाटर वेल्डर और कंस्ट्रक्शन वर्कर थे,
जो एक जर्मन माइनिंग कंपनी के लिए काम कर रहे थे, और फिर शायद फैसिलिटी का मालिकाना बदल गया। हालांकि हमें यह कभी नहीं बताया गया कि नया मालिक कौन है। जियोमार ने इस बारे में बहुत धुंधला जवाब दिया, कोई शक नहीं, ये लोग किसी शोषण वाली चीज में लगे हैं। शायद किसी खूबसूरत चीज को हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब हम अपनी ही फैसिलिटी में मेहमान जैसे रह गए हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहेंगे कि हम जैसे नेक इरादे वाले वैज्ञानिक उनकी चालों को उजागर करें। बर्ट्रम से बात करके मैं अपने कामों में लग गया। आखिरकार मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी और मैंने पूछ ही लिया कि ये यहाँ कैसे होता है, और मेरा ये सवाल सुनकर सब लोग हंस पड़े। डग ने मजाक में कहा, दिन में 2 नंबर करना तो मजेदार होता है, मछलियां काफी एक्टिव हो जाती हैं। मैनन ने आंखें घुमाई और मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी मछलियां तुम्हारा गंध खा लेती हैं। डगलस से डरना मत, वो बस तुम्हें चिढ़ा रहा है। फिर डग ने कहा, मून पूल से कुछ मीटर बाहर एक डोम है, तुम वहां जाकर आराम से अपना काम कर सकते हो, लेकिन अंधेरे में मैं वहां कभी नहीं जाता। मैंने कहा, हाँ, मैं सोच सकता हूं कि अंधेरे में मछलियां और भी डरावनी लगती होंगी। असल में अजीब बात तो यह है, रात को यहां कोई मछली होती ही नहीं है। मैनन ने हाथ में पकड़ी शर्ट से बर्ट्रम के हाथ पर हल्का सा मारा, जैसे डांट रही हो। मैं तो बस कह रहा हूं, रात को मैं भी नंबर 2 करने बाहर नहीं जाता। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो मैं सीधा मून पूल में ही कर देता हूं, फ्लोटर्स की ऐसी की तैसी। मैंने पूछा, मछलियां रात में क्यों नहीं आती? हमें पक्का नहीं पता। डायरेक्ट को लगता है कि ये उनकी बॉडी केमिस्ट्री से जुड़ा है। जैसे ही रोशनी कम होती है, उनकी नॉरएड्रेनालिन लेवल्स बढ़ जाते हैं और वो चारों तरफ भाग जाती हैं। मैनन ने समझाया। तभी डायरेक्ट बोला, हाँ, बस उस होल की तरफ नहीं जाती। मैंने पूछा, ये होल क्या है? डायरेक्ट ने कहा, समुद्र की तली में करीब 20 मीटर चौड़ा छेद है, मून पूल से पूरब की तरफ। नजरअंदाज करना मुश्किल है, हम वहां जाने से बचते हैं। उनकी बातें सुनकर मैंने दिन के उजाले में ही अपना काम निपटाने का फैसला किया, और मैं ये देखकर चौंक गया कि उससे कितनी मछलियां आकर्षित हो गई। मैं तैरकर उस डोम तक गया और तुरंत ही कई मछलियां मुझे देखने आ गईं। मैंने इधर उधर देखा और पूरब की तरफ वो बड़ा सा होल दिखा। अब साफ लग रहा था कि यह फैसिलिटी उसी होल की स्टडी करने के लिए बनाई गई थी। अंधेरा होने लगा था और मैं वापस मून पूल की ओर तैरने ही वाला था। तभी मैंने देखा कि एक छोटा सबमरीन उस होल से ऊपर आ रहा था। वो धीरे धीरे हमारे 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ा। एक हैच खुला और सबमरीन उसमें समा गया। मेरी कल्पना दौड़ने लगी कि इस रहस्यमय ग्रुप के पीछे क्या चल रहा होगा। कुछ दिनों बाद मेरा एक रूटीन बन गया और सब कुछ सामान्य लगने लगा। दिन में मैं सैंपल इकट्ठे करता और वाइल्ड लाइफ को डॉक्यूमेंट करता। रात में अपने नोट्स पढ़ता और साथियों से बातें करता। कभी कभी धमाके होते और ठीक उसी वक्त 1-2 सबमरीन्स सूर्यास्त के समय उस होल से ऊपर आते। जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि सूर्यास्त एक खतरनाक समय था। मछलियां सूरज ढलने तक रहती, लेकिन जैसे ही आखिरी किरण जाती वो एकदम से गायब हो जाती। ये एक दिलचस्प साइकिल था। मैंने पहले भी नेचर में ऐसी चीजें देखी थी, जैसे चमगादड़ों का एक साथ गुफा से निकलना या पक्षियों का प्रवास करना, लेकिन यहां कुछ और था। एक तरह की बेचैनी थी। मछलियां जैसे बेतहाशा भागती थीं। अब मुझे समझ आया कि डग अंधेरे में कभी डोम तक क्यों नहीं जाता। असल में उनमें से कोई भी नहीं जाता था। हर दिन मैं उस रहस्यमय दरवाजे के पास से गुजरता, लेकिन उसके आगे का हॉलवे हमेशा अंधेरे में डूबा रहता और मैं कभी बहुत दूर तक नहीं देख पाता। वो मुझे बेचैन कर देता था। उसके ऊपर उस दूसरी फैसिलिटी में झांकने के लिए कोई खिड़की या पोर्ट होल भी नहीं था। सिर्फ सनराइज और सनसेट पर आने जाने वाले सबमरीन दिखते थे। एक दिन मैंने मजाक में कहा, कभी हम में से किसी को उस हैच तक तैर कर जाना चाहिए, लेकिन कमरे का माहौल तुरंत भारी हो गया। कुछ ही पलों में मैनन रोने लगी। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया।
मैंने कहा, सॉरी। तभी डग बोला, कोई बात नहीं दोस्त, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने बर्ट्रम की ओर देखा, जो आमतौर पर मुझे समझाता था, लेकिन उसकी नजरें उसके नाश्ते पर ही टिकी रहीं। फिर मैंने डेरेक को देखा। अब वक्त आ गया है कि विल को जेवियर के बारे में बताया जाए। कमरे में कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ मैनन की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मैंने पूछा, ये जेवियर कौन है? डेरेक ने कहा, जेवियर वही मरीन बायोलॉजिस्ट था जिसकी जगह तुम आए हो। तभी डग बोला, और हैच तक तैर कर जाने का आइडिया भी उसी का था। हमें 1 हफ्ते बाद बताया गया कि वो मर चुका है। हमने पागलों की तरह उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुछ घंटों बाद हमें समझ आ गया कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी। हमने उसकी बॉडी तलाशनी शुरू की, लेकिन असल में वो पूरा समय उस दूसरी फैसिलिटी में था। ये बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने कहा, क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि एक एक्सीडेंट हुआ था और वो उसे बचा नहीं पाए। और तुम्हें बताने में इतनी देर क्यों की? उसने इस बात का जवाब बस सर हिलाकर दिया। उसके बाद मैंने कभी उस हैच को उसी नजर से नहीं देखा। क्या जेवियर सच में वहां फंसकर ऑक्सीजन खत्म होने तक इंतजार करता रहा, या फिर कहानी कुछ और थी? आने वाले दिनों में सब फिर से सामान्य हो गया, या कम से कम उतना सामान्य जितना 65 मीटर नीचे पानी के अंदर रहना हो सकता है। मैंने फिर से जेवियर का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप अपना काम करता रहा। पौधों की ढेरों किस्में डॉक्यूमेंट करनी थी, और साथ ही अनगिनत मछलियां और जेलीफिश भी थीं। कभी कभी समुद्री जीवों का कोई झुंड भी पास से निकल जाता था। जैसे ही मैं अपनी रात की बाथरूम की आदत निभा रहा था, अंधेरा होने से ठीक पहले एक रात मैंने देखा कि हमेशा की तरह एक सबमरीन उस गड्ढे से ऊपर आ रहा था, लेकिन इस बार उसे पानी में आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रुक रुक कर चल रहा हो। मैंने ध्यान से देखा तो उसके किनारे पर कुछ निशान दिखाई दिए, जैसे वो नीचे किसी हादसे में फंस गया हो। मैंने कांपते हुए सोचा कि अगर उस सबमरीन को और ज्यादा नुकसान पहुंचा होता तो उसके साथ क्या होता। मैं उस आउटहाउस डोम में खड़ा था, अभी अभी देखी हुई चीजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। मेरी नजर दोबारा उस विशाल समुद्री गड्ढे पर पड़ी, और ठीक उसके किनारे पर मैंने कुछ ऐसा देखा जो जिंदगी भर मुझे डराता रहेगा। मैंने वहां एक सर देखा जो मुझ पर नजर टिकाए हुए था। उसका बाकी शरीर गड्ढे के अंदर छुपा हुआ था, सिर्फ सर बाहर था, जैसे वो मुझे ताक रहा हो। हमारे बीच पानी की धुंधली परत होते हुए भी उसकी निगाहें मेरी आत्मा को चीर रही थीं। समुद्र की गहराई में 60 मीटर नीचे एक चेहरा बिना किसी उपकरण के, बिना ऑक्सीजन टैंक के मुझे देख रहा था। मैं हैरान था, वो सांस ले कैसे रहा था? शायद मैं भ्रम देख रहा था, लेकिन वो पल जैसे हमेशा के लिए खिंच गया हो। वो मेरी जिंदगी का सबसे लंबा पल था। उसकी आंखें मेरी आंखों में जमी हुई थीं। जैसे ही और अंधेरा हुआ, मैं अपनी उलझन से बाहर आया। मैं पागलों की तरह मून पूल की तरफ तैर पड़ा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं मून पूल से छलांग लगाकर डिकम्प्रेशन चैम्बर में घुस गया। मैं डरा हुआ था। मैंने खिड़की से मून पूल को घूरा। मुझे यकीन था कि वो सर पानी से बाहर निकल आएगा। आखिर कोई इंसान उस गड्ढे में कैसे हो सकता है? उसे कम से कम 5 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रखनी होती, क्योंकि जब मैं डोम तक तैरा था तब मैंने आसपास किसी और को नहीं देखा था। हाँ, अभ्यास से इंसान इतनी देर तक सांस रोक सकता है, लेकिन कुछ अजीब था। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सुना था कि दबाव वाली हवा से दिमाग भ्रम पैदा कर सकता है। शायद मुझे नाइट्रोजन नार्कोसिस हो गया था। मैं तुरंत अंदर गया और सबको पूरी बात बताई। मैनन ने मेरी जांच करते हुए कहा, नाइट्रोजन का बढ़ा हुआ स्तर हम सबको अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। हो सकता है ये सब तुम्हारा भ्रम हो। मैंने कहा, हाँ, शायद भ्रम ही होगा। अगर ऐसा दोबारा हो तो हमें तुरंत बताना।
मैंने देखा कि डेरेक दूर से मुझे घूर रहा था। जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसने तुरंत नजरें फेर ली। कुछ था, जैसे वो कुछ जानता था। मैंने सोचा कि सोने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रात को मुझे भयानक सपने आए। मैं ठंडे पसीने में जागा, पहले से भी ज्यादा थका हुआ। क्रू के ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि मैं थोड़ा अजीब था, लेकिन डेरेक उस रात मेरे पास आया। तुम्हें थोड़ा हिला हुआ महसूस हो रहा होगा। मैं जेवियर का करीबी दोस्त था। जब वो मरा, मैं बिखर गया था। मैं सो नहीं पाता था, खा नहीं पाता था, और मैंने भी अजीब चीजें देखी थी। वो अचानक बहुत गंभीर हो गया। ये जगह खतरनाक है, जितना और लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा। फिर वो एक लैपटॉप लेकर आया और एक फोल्डर खोला जिसमें तस्वीरें थीं। उसने क्रू की एक तस्वीर खोली जिसमें सब खुशी खुशी पोज दे रहे थे। डग, मैनन, डेरेक और बर्ट्रम सभी वहां थे। लेकिन फिर मेरी नजर 5वें शख्स पर पड़ी और मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मेरी आत्मा की गहराई से डर उभर कर गले में आ गया। वही चेहरा जो मैंने गड्ढे में देखा था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वो कौन था, डेरेक ने क्या देखा था और उसका मतलब क्या था। मैं मुश्किल से बोल पाया, सिर्फ बड़बड़ाया, ये वही आदमी था जिसे मैंने उस होल में देखा था। क्या? हमें दूसरों को बताना होगा। हम दोनों कॉमन रूम में गए जहां बाकी लोग बैठे थे। डेरेक ने गंभीर स्वर में सीधे सीधे कहा, हम दोनों ने जेवियर को देखा है, जिंदा, पानी में। डग ने हमारी ओर घूर कर देखा, फिर बर्ट्रम की ओर जो उतना ही हैरान था, और फिर दोनों हंस पड़े। मैनन बहुत परेशान दिखी। डेरेक, ये मजाक नहीं है। और विल, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी ऐसी बातें करोगे। डेरेक ने मुझे जेवियर की तस्वीर दिखाई। वो वही चेहरा था जो मुझे देख रहा था। अब मुझे मैनन को प्रभावित करने की परवाह नहीं थी। वहां सच में कुछ गलत था। तभी डेरेक ने कहा, मुझे लगा था मेरा दिमाग खेल खेल रहा है, क्योंकि जेवियर अभी अभी मरा था। मैंने सुना है कि लोग कभी कभी मरने के बाद दिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन एक बात साफ है, हमें अभी के अभी यहां से निकलना होगा। उसके साथ खड़े होकर मुझे साहस मिला। मैं अकेले कभी इतनी बातें नहीं कह पाता। कुछ देर चुप्पी रही। फिर डग ने सम्मानपूर्वक कहा, ठीक है, मैं कॉल करूंगा कि जहाज हमें लेने आए, लेकिन ये मेरे जीवन भर का काम है। मैं ये सब सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम सोचते हो कि तुमने भूत देखा है। डेरेक ने कहा, डग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दोबारा सोचो, और हम जहाज का इंतजार नहीं कर सकते। हमें अभी के अभी हॉफनुंग से जाना होगा। डेरेक की ये बात सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। हॉफनुंग बहुत पुराना जहाज था। बर्ट्रम ने जर्मन में डेरेक से बहस शुरू की। मैनन और डग भी बहस में कूद पड़े और मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार डेरेक ने जोरदार चीख के साथ सबको चुप करा दिया और फिर मेरी ओर देखा। मुझे पता है हॉफनुंग समुद्र के लायक नहीं लगती, लेकिन है। उसने सभी जरूरी निरीक्षण पास किए हैं। डग ने कहा, वो 5 साल पहले की बात है डेरेक। हम उसे अब क्यों नहीं इस्तेमाल करते बताओ? क्योंकि वो बस एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है इमरजेंसी के लिए। एक दिन और इंतजार करने में क्या बुराई है? अगर तुमने वही देखा होता जो हमने देखा है तो तुम भी समझ जाते। मैं उलझन में था। एक तरफ एक दिन और इंतजार करना तर्कसंगत था, लेकिन अगर वो चीज पानी से निकलकर आज रात मून पूल में आ गई तो? अगर वो डिकम्प्रेशन चैम्बर में आ गई तो? तभी डेरेक ने कहा, ठीक है, मैं कॉल करके कह देता हूं कि हमें ले जाएं। वो गया और कुछ देर बाद लौटा। उसने कहा, तूफान आ रहा है, वो 2 दिन तक यहां हमें लेने नहीं आ सकते। उसकी बात सुनकर मेरा पेट मचलने लगा। वो जंग खाया हुआ पुराना जहाज अब और आकर्षक लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब कुछ सामान्य लगने लगा। टेस्ट चल रहे थे, पौधों को कैटलॉग बनाना था। मैनन ने भी मेरी मदद की,
जिससे मुझे थोड़ा सुकून मिला। दिन में उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने ज़ेवियर को देखा? मैंने कहा, हाँ, वो जरूर जिंदा है। हम एक दूसरे को मिनटों तक देखते रहे। कोई इतना देर तक सांस कैसे रोक सकता है? मैनन डरी हुई थी। उसने कहा, वो एक अच्छा तैराक था, लेकिन 5 मिनट तक, ये तो नामुमकिन है। आखिरकार जब मुझे सामान्य लगने लगा तब भी अजीब थकान घेर रही थी, जबकि अभी दोपहर ही थी। शायद दबाव की वजह से या अंदर कैद होने के कारण। इसलिए मैंने जल्दी सोने का फैसला किया, और जल्दी सो जाना मेरी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। मैं देर शाम करीब 10 बजे उठा। मुझे जोर से शौच जाना था। मैं डिकम्प्रेशन चैम्बर की ओर बढ़ा। जब मैं मून पूल में पहुंचा तो पहली बार मैंने घोर काला पानी देखा। मैं खड़ा होकर उसकी लहरों को देखता रहा। मेरे आगे बस धुंधली काली गहराइयां थीं। मुझे डग की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि वो रात में शौचालय नहीं जाता, और अब मैं समझ गया था कि क्यों। मैं किनारे तक गया और नीचे झांका। किसी भी हालत में मैं आउट हाउस डोम तक तैर कर जाने वाला नहीं था। कोई और विकल्प न होने पर मैंने अपनी पैंट नीचे खींची और मून पूल के ठीक ऊपर बैठने की कोशिश की। बैठे बैठे मैं हर कुछ सेकंड में पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई मुझे पकड़ने तो नहीं आ रहा। यह बेवकूफ़ी लग रही थी, लेकिन वो बहुत ही भयानक स्थिति थी। कुछ मिनट कोशिश करने के बाद मैं खड़ा हो गया। यह अद्भुत है कि शरीर क्या क्या कर सकता है जब उसे लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है। अचानक मुझे बिल्कुल भी शौच की इच्छा नहीं रही। मैं धीरे धीरे मून पूल के किनारे से पीछे हटने लगा। आंखें उसकी काली लहराती गहराइयों पर टिकी रही। तभी मुझे लगा जैसे कुछ हिल रहा है। मेरे अंदर गहरी दहशत उठ गई। मुझे वहां से निकलना था। मैं डिकम्प्रेशन चैम्बर की ओर भागा, और तभी मेरी नजर के किनारे से मैंने देखा कि पानी से कोई विशाल आकृति ऊपर उठ रही है। मैंने खुद को चैम्बर में फेंक दिया और पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा। तभी एक भयानक गहरे हरे धूसर रंग का टेंटिकल तेजी से ऊपर उठा, और जैसे ही मैं दरवाजा बंद कर रहा था उसने मेरी टांग लपेट ली और उसमें अपने कांटे गड़ा दिए। मैं दर्द से चिल्लाया, जबकि वो मुझे चैम्बर से बाहर घसीटने लगा। मैंने दरवाजा टेंटिकल पर दे मारा, लेकिन वो मोटा और ताकतवर था और मुझे खींचता रहा। दूसरा टेंटिकल भी पानी से निकल रहा था। तभी मेरी नजर ऊपर गई। वहां वही लोहे की पत्ती थी जो पहली बार कमरे में आने पर मुझे छू गई थी। मैंने उसे दीवार से खींच कर निकाला। अपनी पूरी ताकत से अपनी जान बचाने के लिए मैंने टेंटिकल पर वार किया। वो कटा नहीं, लेकिन गहराई से घायल हो गया और उसने मुझे छोड़ दिया। दूसरे टेंटिकल के पहुंचने से पहले मैंने पूरी ताकत से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा कि वो टेंटिकल दरवाजे को छूते और परखते रहे। ये बहुत भयानक था। मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे गहराई में खींच ले जाना चाहता था। वो किसी विशाल ऑक्टोपस की तरह थे, लेकिन उनमें कांटेदार हुक लगे हुए थे जिससे वो शिकार को फंसा सके। घंटों जैसे लगने के बाद डिकम्प्रेशन पूरा हुआ। मैं पहले ही काफी चिल्ला चुका था और बाकी लोग दरवाजे पर इकट्ठा हो गए थे। मैं बाहर निकला और सबकी ओर मुड़ा। मैंने चीखते हुए कहा, हमें अभी यहां से निकलना होगा। मैनन बोली, शांत हो जाओ, क्या हुआ? वहां कोई। मैं रुक गया। मुझे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहूं। मुझे पता है ये पागलपन लगेगा, लेकिन अभी किसी विशाल शिकारी जीव ने मून पूल में मुझे पकड़ लिया था। डग ने उत्सुकता से पूछा, जैसे प्रशांत महासागर का ऑक्टोपस? वो स्थिति की गंभीरता समझ नहीं रहे थे। जहां वो खड़े थे वहां से टेंटिकल दिखाई नहीं दे रहे थे, और मैं दरवाजा खोलकर उन्हें दिखाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बजाय मैंने अपनी टांग दिखाई। मेरी टांग से खून बह रहा था, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। छेदों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बाकी लोग घाव की जांच करने लगे।
डायरेक्ट दूसरे कमरे में गया और 2-3 चाकू लेकर आया। हमारे पास यही हथियार थे। उसने कहा, सुबह होते ही हम सभी को हॉफनुंग की ओर निकलना होगा। बर्ट्रम ने पूछा, लेकिन तूफान का क्या? डायरेक्ट बोला, मैं अपनी किस्मत तूफान पर छोड़ना पसंद करूंगा बजाय यहां मरने के। कम से कम मेरी मौत नेचुरल तो होगी। शायद बाकी लोग समझ नहीं रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि वो क्या कहना चाहता है। खुले समुद्र में डूबकर मरना भी अब अच्छा ऑप्शन लग रहा था। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। धमाके, टूटी फूटी सबमरीन, उस दूसरी फैसिलिटी में इसी जानवर का अध्ययन किया जा रहा था। डायरेक्ट बोला, एक बात साफ है, वो जीव सिर्फ रात में आता है और यहां अंदर हम सुरक्षित हैं। सुबह मैं तैरकर हॉफनुंग जा रहा हूं और बाकियों को भी यही करने की सलाह देता हूं। मैंने सर हिलाया। बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। वो तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या कहें। हम सब अपने बंक में चले गए और सोने की कोशिश करने लगे। घंटों करवटें बदलते हुए, दरवाजे को घूरते हुए, उम्मीद करते हुए कि कोई गहरा धूसर टेंटिकल दरवाजे के अंदर घुसाएगा। मेरा घाव थोड़ा ठीक लग रहा था। मैनन ने पट्टी बांध दी थी और दवाई लगा दी थी और धीरे धीरे मैं नींद में डूबने लगा। सुबह जब मैं जागा, मैंने अपनी रोज की दिनचर्या शुरू की। मैं बाहर बाथरूम जाने ही वाला था कि अचानक ठिठक गया। एक गहरी दहशत ने मुझे जकड़ लिया। मानो मुझे अचानक याद आया कि रात को मून पूल में मेरे साथ क्या हुआ था। अचानक मुझे बिल्कुल भी शौच की इच्छा नहीं रही। मैं बस वहीं खड़ा होकर प्रेशराइज चैम्बर को देखता रहा। बाकी सब उठ चुके थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी मैनन ने पूछा, क्या तुम लोगों ने डक को देखा है? मैं उसके डेटा का इंतजार कर रही हूं, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा। मैंने कहा, शायद वो अभी सो रहा होगा। मैनन बोली, नहीं, वो अपने बंक में नहीं है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। बर्ट्रम ने कहा, शायद वो सैंपल लेने गया होगा। आखिर मैंने हिम्मत जुटाई और बाथरूम डोम की ओर गया। पानी नॉर्मल से तेज बह रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं तैर न सकूं। अब मुझे समझ आ गया कि अच्छे तैराकों पर इतना जोर क्यों दिया गया था। डोम तक पहुंचकर मैंने चारों ओर देखा और पाया कि कोई भी मछली नजर नहीं आ रही थी। आमतौर पर इस समय समुद्र उनसे भरा रहता था, लेकिन अब खाली था। यह बहुत ही अजीब था। मैंने चारों ओर धुंधली गहराई में झांका और तभी मैंने कुछ अजीब देखा। उस दूसरी फैसिलिटी का हैच खुला हुआ था, वही हैच जिससे जेवियर तैर कर आया था। जेवियर का ख्याल आते ही मेरी नजर उसी जगह चली गई जहां मैंने उसकी आंखें देखी थी, उस गड्ढे से मुझे घूरते हुए। मैं कांप उठा और अचानक असुरक्षित महसूस करने लगा। मैंने जल्दी से अपना काम खत्म किया और मून पूल की ओर लौट आया। हैबिटेट में पहुंचकर मैंने देखा कि मैनन, बर्ट्रम और डेरेक के साथ मेरी ओर आ रही थी। उसने कहा, तुम यहां हो, हम डक को ढूंढने जा रहे हैं, उसे अब तक लौट आना चाहिए था। मैंने कहा, हैच खुला है। वो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर मैनन बोली, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। सब लोग सूट पहन लो और ऑक्सीजन पूरी भर लो। तूफान की वजह से पानी तेज बह रहा था। धारा के खिलाफ तैरना मुश्किल था। हो सकता है वो कहीं फंस गया हो और उसकी ऑक्सीजन कम हो रही हो। हमें उसे ढूंढना ही था। हमने गड्ढे के उलट ढलान पर खोज की, लेकिन डक का कोई पता नहीं चला। आखिरकार हम उस गड्ढे तक पहुंच गए। हमने अपनी लाइट्स गहराई में डाली। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। कुछ देर बाद हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा और हम वापस हैबिटेट की ओर लौट आए। लौटते समय हम सब ने खुले हुए हैच को देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि हम सब एक ही बात सोच रहे थे। डक किसी वजह से उस हैच के जरिए ऊपर चला गया होगा। जब हमने मून पूल में अपना गियर उतारा तो सबसे पहले डायरेक्ट ने इस बारे में बात की। उसने कहा, हमें हैबिटेट के दूसरे हिस्से से संपर्क करना होगा। मैं फिर से रेडियो पर कोशिश करता हूं।
जब मैं उस दरवाजे के पास से गुजरा जो दोनों हैबिटेट्स को जोड़ता था, तो मैंने उसके गलियारे में झांका। साफ था कि हम लॉक ओवरराइड करके वहां जा सकते थे। हालात को देखते हुए यह सही कदम लगता था। मैंने अपनी लाइट कांच से गलियारे के अंदर डाली। अजीब था, गलियारे के बिल्कुल अंत में कुछ तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने आंखें सिकोड़ कर देखने की कोशिश की कि वो क्या था। मैंने कहा, अरे दोस्तों, मुझे लगता है वहां कुछ हिल रहा है। हम सब दरवाजे के कांच पर इकट्ठा हुए और अंधेरे में झांकने लगे। वहां कुछ ऐसा था जो मानो हवा में लटका हुआ था और वो धीरे धीरे हमारी ओर बहता आ रहा था। थोड़ी ही देर में मैं समझ गया कि वो क्या है। एक तरफ वो साधारण पेन था, लेकिन दूसरी तरफ वो हवा के बीचों बीच तैर रहा था। और पेन तैर रहा था क्योंकि चैम्बर पानी से भर चुका था। डेरेक ने कहा, यह दरवाजा नहीं टूटेगा। इसे बहुत ज्यादा दबाव झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। हमेशा संभावना थी कि हैबिटेट्स में से एक प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसकी बातों से मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली। मैं उस पेन को घूरता रहा जो बिना मकसद तैर रहा था। वो धीरे से दीवार से टकराया और उछल गया। तभी बर्ट्रम ने पूछा, लेकिन सारे लोग गए कहां? कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर मैनन बोली, हमें अंदर जाना होगा। डग वहीं होगा, शायद वो फंस गया है। डेरेक और बर्ट्रम ने एक दूसरे की ओर और जर्मन में बातें करने लगे। मैनन ने बीच में टोका और फिर सब आपस में चिल्लाने लगे। मैं हैरान खड़ा था और फिर वो लोग अंग्रेजी में लौटे। मैनन ने कहा, मुझे तुम दोनों पर यकीन नहीं होता। डग तुम्हें बचाने के लिए यही करता। डेरेक ने कहा, डग मर चुका है या उसके साथ और भी कुछ बुरा हुआ है? उससे भी बुरा का क्या मतलब है तुम्हारा? वो काफी देर से ऑक्सीजन के बिना है और हम सब ये जानते हैं। बर्ट्रम और मैं हॉफनुंग जा रहे हैं। हम जहाज का इंतजार नहीं करेंगे। बर्ट्रम उतना ही डरा हुआ था जितना दोषी लग रहा था। आखिरकार वो समझने लगे थे। मैं पूरी तरह से सहमत होने ही वाला था कि मैनन ने पहले बोल दिया, मैं वहां डग को ढूंढने जा रही हूं। यह बोलते ही उसने मेरी ओर देखा और मेरे जवाब का इंतजार किया। मैंने कहा, ठीक है, मैं डग को ढूंढने तुम्हारे साथ चलूंगा। डेरेक ने कहा, यह पागलपन है। मैं तूफान में उस डूबते जहाज पर 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता। हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते। मैनन ने कहा, बस 1 घंटा, हमें बस 1 घंटा चाहिए। डेरेक और बर्ट्रम फिर से जर्मन में बहस करने लगे। फिर बर्ट्रम ने कहा, हम 1 घंटा इंतजार करेंगे, फिर सब मिलकर सतह पर चलेंगे। सूट पहनने में ज्यादा समय नहीं लगा। हमने अपनी आखिरी जांच की और मूनपूल में वापस डुबकी लगा दी। वो हैच मानो मुझे बुला रहा था। मैंने जेवियर को याद किया और कैसे मैंने उसका सर मुझे घूरते देखा था। अब भी वो ख्याल मेरी रूह कपाता था, लेकिन मैंने उसे मन के किसी कोने में दबा दिया। जल्द ही हम लगभग शाफ्ट के ऊपर तक देख सकते थे। मैंने सोचा कि इस नौकरी को लेने के बाद मेरी जिंदगी में कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ मैंने सीखा और देखा है। ये याद करना भी मुश्किल था कि पहले जिंदगी कैसी थी। मानो बहुत समय पहले की बात हो, जब मैं आराम से बिस्तर पर सोता था और जो चाहूं वो खाता था। सबसे ज्यादा तो मुझे यह लगा कि मैंने कितनी चीजों को हल्के में ले लिया था। जब तक आपको सुरक्षा नहीं मिलती, आप उसकी अहमियत नहीं समझते। हम शाफ्ट के मुहाने तक पहुंचे। जल्दी ही अंधेरा छा गया। मैनन ने अपनी लाइट ऑन की और मेरा दिल डूब गया। शाफ्ट के अंत में एक धातु का दरवाजा था, लेकिन वो मानो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। ऐसा किसने किया होगा? सौभाग्य से हमारे डाइविंग मास्क में रेडियो कम्युनिकेशन था। मैनन ने कहा, ऐसा किसने किया होगा? उसने मेरी ओर देखा। उसे पहले से ही पता था कि मैं क्या सोच रहा हूं। ऐसा कोई जीव आज तक खोजा ही नहीं गया है जैसा तुम बता रहे थे विल। ये हो ही नहीं सकता। मैं जवाब देने ही वाला था,
लेकिन रुक गया। बहस का कोई फायदा नहीं था। मैं जीना चाहता था, सही साबित होना नहीं। मैंने कहा, उम्मीद है कि ना हो। हिम्मत जुटाकर मैंने किक मारनी शुरू की और शाफ्ट में ऊपर की ओर तैर गया। मैनन भी मेरे पीछे पीछे आ गई। हमने अंधेरे कमरे को अपनी लाइट से स्कैन किया। लगता था कि यह कभी एक सबमर्सिबल डॉकिंग रूम रहा होगा। जहां कभी मून पूल था, अब वहां पानी भर चुका था। तरह तरह का मलबा इधर उधर तैर रहा था। वहां रहना बहुत डरावना था। अंधेरे में पानी की सतह से 60 मीटर नीचे एक टूटे फूटे हैबिटेट में जो खामोश पड़ा था। मैंने अपने सर से टकराते एक टैबलेट को धकेला और आगे बढ़ा। डीकम्प्रेशन चैम्बर पूरी तरह खुला था। दोनों बड़े दरवाजे अनसील्ड थे। मैं जान गया कि क्या हुआ था। वही जीव जिसने मुझे पकड़ने की कोशिश की थी, वो विशाल ऑक्टोपस जैसा जीव यहीं से अंदर घुसा था। मैं उन टेंटिकल्स के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था, जो पेड़ के तनों जितने मोटे थे और उस काली गहराई में गायब हो गए थे। हम अगले कमरे में तैरे। वो बहुत बड़ा और लंबा था। वहां तरह तरह के कंप्यूटर और लैब उपकरण थे, लेकिन कमरे के बीचों बीच वही चीज थी, वही गहरा सा धूसर टेंटिकल। वो कम से कम 50 फीट लंबा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मैंने मैनन को यकीन दिलाने के लिए सब कुछ कर लिया था कि मेरी कहानी सच थी। अगर अब भी वो मुझ पर यकीन ना करती तो ये उसकी गलती होती। मेरी बड़ी राहत ये थी कि मैंने उसे तेजी से मेरे पीछे तैरते देखा। अब वो समझ चुकी थी कि हमारी जान खतरे में है। जब हम हैच वाले कमरे के मोड़ पर पहुंचे तो हमने डग को देखा। वो मानो एक चमत्कार था। वो वहां था, अपने डाइविंग गियर में तैरता हुआ। हम मून पूल तक पहुंचे और गियर उतारने लगे। तभी मेरी नजर डग के ऑक्सीजन मीटर पर पड़ी। वो खाली था। फिर भी मैंने उस समय उस बात पर ध्यान नहीं दिया और हम डीकम्प्रेशन चैम्बर की ओर बढ़े। काश मैंने ध्यान दिया होता। मैनन ने कहा, डग, तुम्हारा स्टूपिड चेहरा देखकर अच्छा लग रहा है। तुमने मेरे रेडियो का जवाब क्यों नहीं दिया? डग ने बस हल्की सी मुस्कान दी। मैंने कहा, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंख में जैसे कोई मलबा फंसा था। फिर भी वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे घूरता रहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि बर्ट्रम और डेरेक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने चिल्लाकर पुकारा, डेरेक, बर्ट्रम। मैनन ने पूछा, कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चले गए? अभी उसने ये कहा ही था कि मैंने कुछ दूरी पर एक जोरदार धमाका सुना। वो धमाका विस्फोटों जितना बड़ा ही था, लेकिन अलग तरह का। मैं समझ गया कि मैनन भी वही सोच रही थी जो मैं सोच रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर भयभीत नजरों से देखा। हमने मन से उसे झटकने की कोशिश की और हड़बड़ी में चारों ओर बर्ट्रम और डेरेक को ढूंढने लगे। लौट कर देखा तो डग डीकम्प्रेशन चैम्बर के पास खड़ा था। वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। मैंने पूछा, सब ठीक है ना डग? उसने मेरी ओर मुड़कर घूरना शुरू कर दिया। मैंने वो नजर पहले कहीं देखी थी, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहां। फिर वो वापस डिकम्प्रेशन इंटरफेस की ओर मुड़ गया और बस उसे घूरता रहा। डेरेक और बर्ट्रम कहां हो सकते हैं? तुम्हें कोई अंदाजा है डग? मैंने सिर्फ बातचीत करने के लिए पूछा। हम कुछ देर चुप खड़े रहे। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उससे दूर जाऊं। मैनन, जो डेरेक को ढूंढने निकली थी, अब हमारे पास आ गई थी। मेरे चेहरे को देखकर वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, डग। कुछ पलों की चुप्पी के बाद डग का हाथ उठा और उसने एक बटन दबा दिया। फिर उसने दूसरा बटन दबाया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे झटके से दूर धकेल दिया। वो डिकम्प्रेशन चैम्बर खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे पैनल से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने सर को मेरे सर पर जोर से मारा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा सर घूम रहा था।
उठने की कोशिश की, लेकिन फिर से गिर गया। मैं चिल्लाया, मैनन, उसे चैम्बर मत खोलने देना। लेकिन मैनन डरी हुई खड़ी रही। मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। डग ने डिकम्प्रेशन चैम्बर खोल दिया था। उसमें फिर भी एक फेल सेफ था। दोनों दरवाजे एक साथ तब तक नहीं खुल सकते जब तक इमरजेंसी में ओवरराइड न किया जाए। मैंने इसके बारे में मैनुअल में पढ़ा था, लेकिन अगर ये गहराई में पानी के नीचे किया जाए तो मून पूल की सील टूट जाएगी और बिल्डिंग में पानी घुस जाएगा। डग वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा, वही भयानक खोखली नजर लिए हुए। मेरा सर अब भी घूम रहा था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हम दोनों गिर पड़े। उसने मेरे सर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया और पीछे हट गया। डग ने फिर से पैनल पर ध्यान लगाया। तभी जोरदार अलार्म बज उठा। सब खत्म हो चुका था। मून पूल की सील टूट गई थी। पानी तुरंत अंदर भरने लगा। मैनन और मैंने एक दूसरे की ओर भयभीत नजरों से देखा। वो दौड़कर एक कैबिनेट की ओर गई। पानी अब हमारे घुटनों तक पहुंच चुका था और तेजी से बढ़ रहा था। डग बस हमें भावहीन नजरों से घूरता रहा। पानी बहता चला आया और कुछ ही सेकंड्स में मैंने ऊपर की आखिरी हवा भरकर गहरी सांस ली। लेकिन तब तक मैनन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसे लाइफ राफ्ट मिल गया था और हम उसकी ओर तैर पड़े। हम दोनों मून पूल की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक मुझे अपने पैर पर मजबूत पकड़ महसूस हुई। वो डग था। मैंने छटपटाकर उसे लात मारी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मैंने पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था और मेरी सांसें खत्म हो रही थी। आंखों के कोने काले पड़ने लगे, फेफड़े चीख रहे थे। तभी अचानक मैनन ने एक चाकू डग के पेट में घोंप दिया। उसने पल भर के लिए पकड़ छोड़ी और हम मून पूल से बाहर निकल गए, लेकिन वो अब भी हमारे पीछे था। मैंने देखा कि डग लहूलुहान होकर भी हमारे पीछे तैरता आ रहा था। मैनन चीखी और एक छेद की ओर इशारा किया। मैंने देखा और मैं हैरान हो गया। वहां जेवियर, बर्ट्रम और डेरेक बिना किसी गियर के आराम से तैर रहे थे और सभी की आंखों में वही खोखली निर्जीव नजर थी। हमें बस वो इमारत पार करनी थी और फिर रस्सी खींचनी थी। हम बहुत करीब थे। तभी मैंने हॉफनूंग को देखा। वो जहाज जो हमारे ऊपर होना चाहिए था, अब वहीं नीचे पड़ा था। धुंधले पानी में बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन इतना बड़ा ढांचा छिपाना आसान नहीं था। तूफान या शायद किसी चीज ने उसे डुबो दिया था और वो धमाके की आवाज भी उसी की थी। हम इमारत से बाहर निकले और ठीक जब वो प्राणी हम पर झपट रहे थे, मैनन ने कॉर्ड खींच दिया। उसे मजबूती से पकड़कर हम तेजी से ऊपर उठने लगे। मैंने देखा कि वो भयानक जगह पीछे छूट रही थी। पैरों के नीचे धुंधला समुद्र से निकल रहा था। हम हवा में लटके अंधे और असहाय सोचते रहे, क्या होगा अगर वो अब भी हमारे पीछे ऊपर तैर आए? उन्हें हमें पकड़ने में कितना समय लगेगा? मेरे जोड़ दर्द से करहा रहे थे और मैं जानता था क्यों। डिकम्प्रेशन सिकनेस शुरू हो गई थी, पर फिर भी हम जिंदा थे। जब मैंने पानी में ध्यान लगाकर देखा तो मुझे कई सारी परछाइयां दिखाई देने लगी। वो और करीब आ रही थी। अब मैं उनके शरीर पहचान पा रहा था। वो हमसे कुछ ही मीटर दूर थे, हमारी ओर तैरते हुए आ रहे थे। मेरे जोड़ जल रहे थे। मैं थक चुका था, नींद आ रही थी। फिर भी मैं सतह की तरफ बढ़ता रहा। हम सतह के ऊपर आए, हांफते हुए। लाइफ राफ्ट हमारे बिल्कुल पास थी। हम उसमें चढ़ गए। आखिरी पल में डर था कि कोई पैर पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बच गए थे। हम राफ्ट में बैठने के बाद किनारे से झांकने लगे और मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। बिल्कुल पानी की सतह के नीचे जेवियर, डेरेक, डग और बर्ट्रम के चेहरे दिखे। उनकी आंखें हम पर जमी थी। वो वहीं रुके रहे,
जैसे सतह के ऊपर नहीं आ सकते। डग के पेट से अब भी खून बह रहा था और लाल बादल पानी में फैल रहा था। हम लाइफ राफ्ट में लेट गए। हम बच गए थे, लेकिन हम महसूस कर सकते थे कि वो राफ्ट के नीचे से हमें खरोंच रहे थे। यह बहुत डरावना था, लेकिन सूरज भी डूब रहा था। आकाश गुलाबी चमक से भर गया था और अब यही हमारी हालत है। आखिरी रोशनी भी जा चुकी है। वो अब भी राफ्ट के नीचे खरोंच रहे हैं। सूरज अब हमें नहीं बचा रहा और वो बड़ा ऑक्टोपस जैसा प्राणी आज रात हमारे लिए जरूर आएगा। मैं जानता हूं अब तो हमें भगवान भी नहीं बचा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाइप भी जरूर करना। ऐसी स्टोरीज की अपडेट्स कंटिन्यूस मिलती रहें उसके लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आगे आप और कैसी कहानियां सुनना चाहते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।